नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द फ्यूचर्स एजुकेशन में। साथियों, हम संसद पढ़ रहे थे और संसद की पृष्ठभूमि को हमने पढ़ लिया था और संसद की शुरुआत जो आर्टिकल 79 से होती है, तो हमने आर्टिकल 79, 80 जो राज्यसभा गठन को बताता है और 81 जो लोकसभा की संरचना का जिक्र करता है। तो हमने इन 3 आर्टिकल का जिक्र कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 82। आर्टिकल 82 जो है वो हमें प्रत्येक जनगणना के पश्चात सीटों के पुनः समायोजन का जिक्र करता है। यानी कि प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का जो पुनः समायोजन है, यानी कि कितनी सीटें बढ़ानी है, क्यों बढ़ानी होती है। देखो साथियों, विधानसभा में और लोकसभा में, राज्यसभा में, इन सभी में हमारे यहां जो सीटों का बंटवारा किया गया है वो जनसंख्या के आधार पर किया गया है। यानी कि जिस स्टेट में जनसंख्या अधिक होती है उसको सीटें अधिक दी जाती हैं और जहां जनसंख्या कम होती है वहां पर सीटों का आवंटन कम संख्या में किया जाता है। अर्थात जितने किस स्टेट को कितनी सीटें मिलेंगी ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उस राज्य में जनसंख्या कितनी निवास करती है। यानी सीटों का जो बंटवारा है वो जनसंख्या के आधार पर किया गया है। तो हमारी जो जनगणना शुरू हुई वो 1951 से हुई। यानी कि हमारी जो जनगणना थी वो पहली जनगणना 1951 में हुई। उसके बाद में हर 10 वर्ष बाद 1961, 71, 81, है ना, 91, 2001, 2011 और अब जो नेक्स्ट आने वाली है 2021 में होने वाली है। तो साथियों, प्रत्येक राज्य को सीटों का आवंटन किसके आधार पर किया जाता है? जनसंख्या के आधार पे। और ये जो जनसंख्या है जहां अधिक होगी या जिस स्टेट में ज्यादा होगी उसको लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीटें अधिक दी जाएंगी या अधिक मिलेंगी, और जिस राज्य में जनसंख्या कम होगी वहां पे सीटें कम रहेंगी। तो जब 1952 का आम चुनाव हुआ, ठीक है, उसके बाद में जैसे जैसे 5 वर्ष बाद में चुनाव होते रहे, सीटों का पुनः समायोजन होता रहा। लेकिन साथियों, अब जो वर्तमान में जो सीटें हैं वो कौन सी जनसंख्या को माना गया है? 1971 की जनगणना को। यानी कि 1971 में जिस राज्य में जितनी जनसंख्या थी उस आधार पर सीटें जो आवंटित की गई थी वो ही सीटें आज भी चल रही हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? देखो कि हमारे यहां पे जो जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम 1951 में शुरू किया गया, यानी कि विश्व में जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला देश भारत था और शायद अंतिम भी है। यानी कि आज तक हम जनसंख्या नियंत्रण करने की कोशिश ही कर रहे हैं, कर नहीं पाए। ठीक है, तो हमने जो जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम 1951 में चलाया, उसके कार्यक्रम के प्रभाव के कारण जो दक्षिणी भारत के जो राज्य हैं उन्होंने धीरे धीरे अपनी जनसंख्या को क्या कर लिया? नियंत्रित कर लिया। लेकिन उत्तर भारत के राज्यों की जनसंख्या निरंतर बढ़ती रही। तो 1971 की जनगणना के बाद में जब सीटों का पुनः समायोजन की बात आई तो दक्षिणी भारत के जो राज्य हैं, दक्षिणी भारतीय राज्यों का ने क्या किया? विरोध कर दिया। क्या विरोध कर दिया? कि भाई हम तो जो केंद्र सरकार जो मुहिम जनसंख्या को कंट्रोल करने की चला रही है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं और जनसंख्या को काफी हद तक कंट्रोल कर भी रहे हैं, लेकिन उत्तर भारत के राज्यों में जनसंख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ रही है। इसका मतलब कि उत्तर भारत के राज्यों को लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में ज्यादा सीटें मिलेंगी और हम सीटों के मामले में पिछड़े जाएंगे। और आपको पता है कि जिस राज्य में ज्यादा सीटें होंगी उसका दबदबा लोकसभा या राज्यसभा में ज्यादा होगा। ठीक है, तो दक्षिणी भारत के राज्यों ने इस पर क्या किया? विरोध दर्ज करवाया कि हम भी अपनी जनसंख्या को कंट्रोल करना बंद कर देते हैं अगर ऐसा ही रहा तो इसके समाधान के लिए इंदिरा गांधी ने क्या किया कि जो अनुच्छेद 55 है, अनुच्छेद 55 में ये लिखवा दिया कि 2000 के बाद होने वाली जनगणना के निष्कर्ष आने तक जो सीटों का आवंटन रहेगा वो कब की जनगणना मानी जाएगी?
1971 की जनगणना ही मानी जाएगी। ठीक है। जब बात आई 2000 में, उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री कौन थे, वो वाजपेयी साहब थे। अब वाजपेयी साहब ने क्या किया, जहां पे इंदिरा गांधी ने 2000 शब्द लिखा था, उस 2000 की जगह और 2026 कर दिया। समझ रहे हो ना मेरी बात? क्या कि इंदिरा गांधी ने अनुच्छेद 55 में क्या लिखवाया कि 2000 के बाद होने वाली जनगणना के निष्कर्ष आने तक जो सीटों का आवंटन है वो 1971 की जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। जब सन 2000 आया, उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और उन्होंने 2000 के स्थान पे क्या लिख दिया, 2026, यानी कि उन्होंने लिख दिया कि 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के निष्कर्ष आने तक जो सीटों का आवंटन रहेगा वो कब तक रहेगा, कब की जनगणना को माना जाएगा, 1971 की जनगणना को माना जाएगा। तो साथियों 2026 के बाद में कौन सी जनगणना आएगी, 2031 की आएगी। 2021 में होगी, उसके बाद में 2031 में होगी। तो 2031 में क्योंकि जनगणना होती है, फिर जनगणना के बाद में सही आंकड़े आने में 1-2 वर्ष का समय और लग जाता है, यानी कि 2031 के बाद में 33-34 तक, लगभग 33-34 तक यही जो जनसंख्या का आंकड़ा माना जाएगा। ठीक है साथियों। तो आर्टिकल 82 हमें क्या कहता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन कैसे किया जाएगा, यानी जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। और अभी जो आंकड़े हमारे पास हैं, यानी कि जो लोकसभा में 545 वर्तमान सीटें हैं, राज्यसभा में 245 जो वर्तमान सीटें हैं, प्रत्येक राज्य में अलग अलग सीटों का जो आवंटन है वो किसके आधार पे है, जनसंख्या के आधार पे। और ये जो जनसंख्या है ये कौन से वर्ष की जनसंख्या है, 1971 की जनगणना के आधार पे जो जनसंख्या थी उसी के आधार पर सीटों का आवंटन किया गया है। ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 83 की। आर्टिकल जो 83 है वो हमें बताता है क्या कि संसद के सदनों की अवधि, संसद के सदनों की अवधि। साथियों संसद के जो सदन हैं वो 2 हैं। हमने क्या पढ़ा था कि संसद के भाग 3 होते हैं। भाग 3 कौन कौन से होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है वो संसद का अभिन्न अंग होता है। ठीक है। लेकिन भाग तो 3 होते हैं, लेकिन संसद के सदन 2 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। अब लोकसभा और राज्यसभा जो सदन है इनकी अवधि कितनी कितनी होती है, देखो। राज्यसभा, साथियों राज्यसभा जो है, राज्यसभा को हमारे यहां पर क्या कहा जाता है, स्थायी सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्थायी सदन कहा जाता है। इसे राज्यों का स्टेट भी कहा जाता है, सॉरी राज्यों का सदन क्या कहा जाता है, राज्यों का सदन भी कहा जाता है। साथियों राज्यसभा जो है ये एक स्थायी सदन है, इसका कभी विघटन नहीं होता, यानी कि इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, स्थायी सदन कहा जाता है, यानी इसका कभी भी विघटन नहीं होता। तो इसके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है, कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। ये जो 6 वर्ष होते हैं साथियों, राज्यसभा का जो 1/3 सदस्य हैं, 1/3% जो सदस्य हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष बाद में रिटायर या सेवानिवृत्त होते रहते हैं। ठीक है। और उसकी जगह नए सदस्य आते रहते हैं और ये चक्कर ऐसे ही चलता रहता है। जैसे ही सदस्यों को जो सेवा काल है वो 6 वर्ष का होता है, वो सेवानिवृत्त होते जाते हैं और पीछे से आते रहते हैं। अगर मान लेते हैं कि 6 सदस्य हैं राज्यसभा में,
ठीक है। 6 सदस्यों में से जैसे हम 2-2 करें, 2 और 2, तो जैसे ही ये 2 आएंगे तो ये 2 क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, क्योंकि 2-2 वर्ष का कार्यकाल है। ये जब ये 2 सदस्य यहां पहुंचेंगे तब तक इनका 6 वर्ष का हो जाएगा, और पीछे से और सदस्य क्या होते रहेंगे, अंदर आते रहेंगे, राज्यसभा में चुनते रहेंगे, यानी ये चक्कर चलता रहता है। कैसे चलता है देखो, मान लेते हैं हम ये कार्यकाल 2 वर्ष का, यहां 4 वर्ष का और यहां 6 वर्ष का, ठीक है। अब यहां से मान लो 6 सदस्य इंटर होते हैं, तो ये जो मान लेते हैं टोटल 18 सदस्य हैं, इसमें 6 यहां पे, 6 यहां पे और 6 यहां पे। जैसे ये 6 सदस्य इंटर होंगे तो यहां से 6 सदस्य क्या हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे, ठीक है। फिर इनका वर्ष जैसे यहां से होंगे तो ये वाले यहां आ जाएंगे, ये वाले आ जाएंगे, यहां नए हो जाएंगे, और ये यहां से क्या होते जाएंगे, सेवानिवृत्त, और यहां से निर्वाचन होता रहेगा, ठीक है। तो राज्यसभा में यहां से निर्वाचन होता है, उनका कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। हर 2 वर्ष बाद में 1/3 जो सदस्य हैं, है ना, 1/3% जो सदस्य हैं वो क्या होते रहते हैं, सेवानिवृत्त होते रहते हैं। तो राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्य जो काल होता है वो 6 वर्ष का होता है, और प्रत्येक 2 वर्ष बाद में 1/3% जो सदस्य हैं वो सेवानिवृत्त होते रहते हैं, ठीक है साथियों। अब बात करते हैं किसकी, लोकसभा की। साथियों लोकसभा जो है इसे क्या कहते हैं हम, जनता का सदन। क्या कहा जाता है, जनता का सदन कहा जाता है। दूसरा इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, और तीसरा इसे अस्थायी सदन, और चौथा इसे निम्न सदन भी कहा जाता है। तो हमने जो संसद की पृष्ठभूमि पढ़ी थी वहां पे उच्च सदन और निम्न सदन का जो जिक्र होता है उसका उल्लेख किया था कि हमारे संविधान में कहीं भी उच्च सदन राज्यसभा के लिए और निम्न सदन लोकसभा के लिए उपयोग में नहीं लिया गया है। ऐसा शब्द कहीं प्रयोग में नहीं लिया गया है। ये सिर्फ जो हमारी संसदीय प्रणाली जो ब्रिटेन से ली गई है वहां पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स जो शब्द है वहां से ये शब्द आए हैं जिनका उपयोग हम व्यवहार में करते हैं, ठीक है। तो जो लोकसभा उसको हम किन किन नामों से जानते हैं, जनता के सदन के नाम से जानते हैं, लोकप्रिय सदन के नाम से जानते हैं, अस्थायी सदन के नाम से जानते हैं, और निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। साथियों लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो निश्चित नहीं होता है। क्या होता है, लोकसभा का जो कार्यकाल है वो क्या है, निश्चित नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोकसभा एक बार चुन ली गई और वो 5 वर्ष तक कार्य करेगी ही करेगी। हां, इसका अगर सब कुछ सामान्य रहता है, लोकसभा में बहुमत रहता है कि अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता है, तो इसका जो कार्यकाल रहेगा वो प्रथम जो अधिवेशन है, प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष तक, यानी कि लोकसभा का जो कार्यकाल होगा वो लोकसभा के गठन का जो पहला सत्र का जो पहली बैठक होगी उसकी तारीख से लेकर अगले 5 वर्ष तक रहेगा। लेकिन ये फिक्स नहीं है क्योंकि लोकसभा को पहले भी विघटित या भंग किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में लोकसभा का जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं होता है क्योंकि इसको बीच में भी विघटित या लोकसभा को भंग किया जा सकता है, ठीक है। तो लोकसभा को कितने नामों से जानते हैं हम,
जनता का सदन के नाम से, लोकप्रिय सदन के नाम से, अस्थायी सदन और निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। इसका जो कार्यकाल होता है वो अगर सब कुछ सामान्य होता है तो इसके पहले सत्र की तारीख से लेकर अगले 5 वर्ष तक होता है, और अगर बीच में लोकसभा में बहुमत नहीं रहता है या अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा सरकार गिर जाती है या प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा इसको समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। ठीक है साथियों, तो ये है लोकसभा और जो राज्यसभा है यानी कि संसद के सदनों का की अवधि। ठीक है साथियों, अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 84। आर्टिकल 84 में संसद के जो सदन है उनके सदस्य की योग्यताएं पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको हम कंबाइन करके पढ़ते हैं एक साथ। राज्यसभा और लोकसभा। साथियों, संसद के 2 सदन होते हैं और दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यताएं जो है कुछ तो एक समान होती हैं और कुछ जैसे उम्र है। अब बात हम करें आयु की, तो राज्यसभा के सदस्य के लिए जो योग्यता रहेगी वो रहेगी 30 वर्ष, यानी कि राज्यसभा का सदस्य चुनने के लिए 30 वर्ष की आयु प्राप्त होना जरूरी है, यानी उस व्यक्ति की उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। जबकि लोकसभा का जो सदस्य बनने की जो आयु है वो कितनी है, 25 वर्ष है। ठीक है, लोकसभा का सदस्य चुनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। जबकि राज्यसभा का सदस्य चुनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो उसके लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ये तो थी आयु। इसके अलावा क्या होना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता क्या है कि वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। अगर लोकसभा का सदस्य बनना है तो 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। अगर राज्यसभा का सदस्य है तो उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है साथियों, अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 हमें संसद के सत्रों की जानकारी देता है। संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। साथियों, संसद के 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से देखो, पहला होता है बजट सत्र, दूसरा होता है मानसून सत्र और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है साथियों कि संसद के 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। यानी कि संसद के जो 2 सत्र हैं, मान लेते हैं बजट सत्र और मानसून सत्र। ठीक है, बजट सत्र का जो समय होता है वो होता है फरवरी से लेकर मई तक। फरवरी से लेकर मई। ठीक है, जो मानसून सत्र होता है वो होता है जुलाई से लेकर के सितंबर तक। जुलाई से सितंबर। और जो शीतकालीन सत्र होता है वो होता है नवंबर टू दिसंबर। बजट सत्र फरवरी से लेकर मई तक, मानसून सत्र जुलाई से लेकर सितंबर तक और शीतकालीन सत्र
नवंबर और दिसंबर में। साथियों, इन दो सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक समय नहीं होना चाहिए। किसी भी स्थिति में 6 माह के अंदर अंदर संसद का मतलब पहले सत्र की अंतिम तारीख और दूसरे सत्र की प्रथम तारीख के बीच का जो समय है उसमें 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए, यानी उससे पहले पहले दूसरा सत्र आयोजित हो जाना चाहिए। ठीक है, अब ये सत्र बुलाता कौन है? सत्र को कौन बुलाता है? जो संसद के सत्र है ये किसके द्वारा बुलाए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा बुलाए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा संसद के सत्र बुलाए जाते हैं। इसके साथ जो सत्रावसान है वो भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सत्रावसान भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और साथियों, जो संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों का जो संयुक्त अधिवेशन होता है, उसके अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो संसद के दोनों जो सदन हैं उनके संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। ठीक है साथियों, तो संसद के सत्रों को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और लोकसभा का जो विघटन होता है, यानी समय से पहले अगर लोकसभा भंग की जाती है तो वो भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ठीक है साथियों, लेकिन जो संसद के जो सत्र हैं, जो संसद सत्र हैं, इन सत्रों को स्थगित यानी बीच में रोकना, कितने समय के लिए स्थगित करना है, वो कार्य कौन होता है? संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा। यानी कि अगर राज्यसभा का जो सत्र को स्थगित करना है तो वहां पे उसके सभापति द्वारा किया जाएगा, और लोकसभा के जो स्थगित करना है सत्र को तो वो किसके द्वारा किया जाएगा? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। यानी कि स्थगित अगर करना है तो पीठासीन अधिकारी करेगा, सत्रों को बुलाना, सत्रावसान करना और लोकसभा का विघटन करना या लोकसभा को भंग करना, ये कार्य किसके हैं? राष्ट्रपति के। ठीक है साथियों, तो ये हो गया हमारे संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 86 की। किसकी बात करते हैं? आर्टिकल 86 की। साथियों, आर्टिकल 86 है वो राष्ट्रपति के अभिभाषण से संबंधित है। ठीक है, राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है कि आर्टिकल 86 और 87 में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण है। विशेष अभिभाषण का मतलब क्या होता है? देखो, जब नई नई लोकसभा का चुनाव होता है या नई नई लोकसभा जब गठित होती है तो उसके पहले सत्र को जो आयोजित होता है उसको राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण के जरिए संबोधित करता है। ठीक है, यानी कि जब लोकसभा का गठन होता है, नई लोकसभा का जब गठन होता है तो उसके पहले सत्र को जब राष्ट्रपति संबोधित करता है उसे राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कहते हैं। एक तो ये, दूसरा कि प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र को जब राष्ट्रपति अभिभाषित करता है या अपना अभिभाषण देता है तो वो विशेष अभिभाषण कहलाता है। यानी कि राष्ट्रपति का जो विशेष अभिभाषण है अभिभाषण का जिक्र हमने किया था कि अभिभाषण होता क्या है कि मंत्री जो परिषद है उसके द्वारा लिख के दिया गया जो भाषण होता है और राष्ट्रपति उसको हूबहू पढ़ता है वहां पे बिना किसी चेंजमेंट के, तो उसे अभिभाषण कहा जाता है। तो राष्ट्रपति का जो ये विशेष अभिभाषण है, कौन से अभिभाषण को विशेष अभिभाषण कहा जाता है? एक तो लोकसभा के
नई लोकसभा के गठन के पहले सत्र को संबोधित करना, और दूसरा कि प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र यानी बजट सत्र को जब संबोधित करता है तो वो क्या होते हैं, राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण होते हैं। ठीक है साथियों, तो ये आप जो 86 है इसमें अभिभाषण दिया गया है, और 87 में विशेष अभिभाषण। अभिभाषण क्या होता है कि मंत्रिपरिषद द्वारा लिख के दिया गया जो भाषण होता है और जिसे राष्ट्रपति हूबहू पढ़ता है वो अभिभाषण होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 88 की। तो विशेष अभिभाषण, एक तो पहला तो कौन सा है, नई लोकसभा के गठन पर, और दूसरा प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र को जब संबोधित करता है तो राष्ट्रपति का वो विशेष अभिभाषण कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 88 की। साथियों, आर्टिकल 88 जो है वो जो सदन या जो मंत्री परिषद के या जो सरकार के जो अपने मंत्री होते हैं उनके और महान्यायवादी के अधिकारों की बात करता है। ठीक है, यानी कि मंत्रियों व महान्यायवादी के संसद में अधिकार। साथियों, जो मंत्री होते हैं उनके पास और महान्यायवादी जो होता है उसके पास ये अधिकार होता है कि वो संसद की किसी भी जो सदन है वो किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। यानी कि दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है, पहला तो ये, दूसरा ये है कि जो महान्यायवादी होता है वो संसद में बोल सकता है, संबोधित कर सकता है, उसकी कार्रवाई में भाग ले सकता है। मंत्री जो होते हैं वो भी वहां पे बोल सकते हैं, उसकी कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, उस सदन को संबोधित कर सकते हैं। लेकिन महान्यायवादी को मतदान का अधिकार नहीं है। यानी वहां पे अगर किसी विषय पर मतदान हो रहा है तो महान्यायवादी उसमें मतदान नहीं करेगा। लेकिन अगर मंत्री है और वो किसी सदन की कार्रवाई में भाग ले रहा है तो वो मतदान कर सकता है, लेकिन कहां पे, अपने सदन में। अगर कोई मंत्री राज्यसभा से है, चुना हुआ है, तो वो राज्यसभा में मतदान कर सकता है, और अगर वो लोकसभा से चुना हुआ है तो वो लोकसभा में मतदान कर सकता है। ठीक है साथियों, यानी कि वो लोकसभा या राज्यसभा की कार्रवाई, दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। लेकिन मंत्री को मतदान करने का अधिकार कहां पे है, अपने सदन में। अगर वो राज्यसभा से चुना हुआ है तो राज्यसभा में मतदान करने का अधिकारी है, और अगर वो लोकसभा से चुना हुआ है तो वो लोकसभा की में ही मतदान करने का अधिकारी होगा। ठीक है, यह है हमारा आर्टिकल 88। अब है आर्टिकल 89। साथियों, आर्टिकल 89 हमें राज्यसभा के सभापति और उप सभापति के जिक्र करता है। तो राज्यसभा का सभापति व उप सभापति साथियों, 89 राज्यसभा का जो सभापति और उप सभापति का जिक्र हमारे संविधान में किया गया है। 89 आर्टिकल 89 में, आर्टिकल 89 क्या कहता है कि राज्यसभा का जो सभापति होगा वो पदेन सभापति होगा। यानी कि जो राज्यसभा का सभापति है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा, तो कैसा होगा, पदेन होगा। या हम ये कहें कि जो राज्यसभा का सभापति होता है
वो तो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। और जो उपसभापति होता है ये राज्यसभा का ही चुना हुआ क्या होता है? सदस्य होता है। यानी राज्यसभा के सदस्यों में से ही राज्यसभा के सदस्य अपने में से किसी व्यक्ति को उपसभापति चुन लेते हैं, ठीक है। तो जो सभापति होता है वो तो पदेन होता है, यानी कि वो सभापति जो है उपराष्ट्रपति होता है और वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। जबकि उपसभापति होता है वो राज्यसभा का ही सदस्य होता है, ठीक है। रही बात कार्यकाल की, तो साथियों जो सभापति है तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वही क्या होता है? सभापति का कार्यकाल होता है। और जो ये उपसभापति है इसका कार्यकाल भी कितने दिन का होता है? 5 वर्ष का ही होता है, ठीक है। जब उप सभापति पद पे नहीं होता है तो राज्यसभा द्वारा अपने में से ही किसी व्यक्ति को वापस उपसभापति चुन लिया जाता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 90 की। साथियों आर्टिकल जो 90 है वो हमें उपसभापति के पद रिक्त करना, पद से हटाना व त्यागपत्र, यानी कि उपसभापति का पद रिक्त कब होगा, उसे पद से कैसे हटाया जा सकता है और वह त्यागपत्र किसको देगा, इस बात का जिक्र करता है। कैसे? देखो, उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है, ठीक है। और जब किसी व्यक्ति की सदस्यता खत्म हो जाएगी राज्यसभा से और वो व्यक्ति अगर उपसभापति है तो वो अपने आप ही क्या हो जाएगा? पद रिक्त हो जाएगा। यानी कि जब तक वह राज्यसभा का सदस्य है तब तक उसकी वो पद पर बना रहेगा और जिस दिन उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी उस दिन क्या हो जाएगा? वो अपने पद से हट जाएगा। तो पहला पद रिक्त किससे होगा कि राज्यसभा से सदस्यता खत्म होने पर, राज्यसभा में अगर उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है तो वो क्या हो जाएगा? पद रिक्त कर देगा। दूसरा, पद से कैसे हटाया जा सकता है कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो साधारण बहुमत द्वारा संकल्प पारित कर देते हैं। दूसरा क्या है कि राज्यसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत मत से संकल्प पारित कर, यानी कि राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा अगर साधारण बहुमत से उसे पद से हटाने का संकल्प पास कर दिया जाता है तो उसे क्या किया जाएगा? पद से हटा दिया जाएगा। यानी कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो साधारण बहुमत द्वारा अपने उपसभापति को पद से हटा सकते हैं, ठीक है। और तीसरा है त्यागपत्र। तो वो त्यागपत्र किसको देगा? तो वो त्यागपत्र सभापति को संबोधित देगा। यानी कि उपसभापति किसी भी समय उपसभापति को अपना त्यागपत्र सौंप सकता है। तो त्यागपत्र किसको देगा? सभापति को। तो पद रिक्त कब होगा? जब उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी, यानी जब व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य ही नहीं रहेगा तो वो अपने पद पर नहीं रहेगा। दूसरा, पद से हटाना। पद से कब हटाया जाएगा? उसको कैसे हटाया जाएगा? राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उसको पद से हटाया जा सकता है। और त्यागपत्र किसको देगा? सभापति को। यानी कि उपसभापति किसी भी समय सभापति को संबोधित अपने त्यागपत्र को मतलब सभापति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र सभापति को सौंप सकता है, ठीक है साथियों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।